दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि लास्ट वीडियो में जो है मैंने अंडरस्टैंडिंग मेडिसिन, कीमोथेरेपेटिक एजेंट, एंटीबायोटिक और सल्फर ड्रग्स के बारे में जो है वीडियो अपलोड किया था। सबसे पहले हमने इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी और इसके बाद जो है 50 क्वेश्चंस जो है हमने स्टार्टिंग के लिए थे। वो वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर देखें। इस पार्ट में जो हम नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे और जो भी है समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो है BTSC का जो ऑफिशियल ड्रेसर का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो है हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए 45, 46 और 50 तक जो है हमारा क्वेश्चन हो गया था। आज 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कीमोथेरेपी, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 51। कीमोथेरेपी कैंसर के लिए शरीर में तेजी से बढ़ती कोशिकाओं जिसमें बालों के रोम भी शामिल हैं पर अपनी क्रिया के कारण कौन सा दुष्प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, शरीर पर बेसिकली जो है कीमोथेरेपी क्या प्रभाव करती है। तो होता क्या है, इसमें जो हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस के साथ साथ भी हेयर लॉस, इसके बाद इंक्रीज एपेटाइट, भूख में वृद्धि नहीं, ये नहीं होता। बेहतर पाचन, ये नहीं होता। इसमें एक दो चीज़ें और है। एक तो स्किन का जो कलर होता है ना वो ब्लैक कर देती है, जला देती है उसको, स्किन को। तो जिसको जो है कीमोथेरेपी चल रही होती है तो उसके बाल साले सारे झड़ जाते हैं मैक्सिमम और इसके बाद जो है स्किन जो है वो काला पड़ने लग जाता है। आगे चलते हैं 52 देखते हैं। कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों के संबंध में ट्रेसर की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ये थ्योरी में भी बताया गया था। तो इसकी प्राथमिक भूमिका है उनकी दैनिक देखभाल में सहायता करना, स्वच्छता बनाए रखना और परीक्षणों की रिपोर्ट करना। तो होता क्या है कि जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को करनी, हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि ऐसे पेशेंट को जो है संक्रमण लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके बाद असिस्ट विद देयर डेली केयर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये भी जो है एंटीबायोटिक है। इसके बाद डॉक्सीसैलिन, ये भी एंटीबायोटिक है। तो इंसुलिन जो है हमारा ये एंटीबायोटिक नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है जिसके लास्ट में जो है ना सिन आए ना, अगर कोई एंटीबायोटिक का आपको नहीं भी मतलब पता तो मोस्टली एंटीबायोटिक के लास्ट में जो है सिन आता है, SIN। ठीक है, तो अगर यहाँ CIN सॉरी, तो यहाँ से अगर कोई खत्म हो रहा है तो अगर आपको नहीं भी पता तो आपको अंदाज़ा लगा करके जो आंसर करेक्ट करना है कि एंटीबायोटिक के लास्ट में जो है सिन आता है। 54th क्वेश्चन देखते हैं कि एंटी माइक्रोबियल शब्द व्यापक रूप से किसे संदर्भित करता है। तो साथियों, एंटी माइक्रोबियल क्या होता है। एक एजेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मारता है या रोकता है। तो एंटी माइक्रोबियल जो है ना एक ब्रॉड शब्द है जिसके अंदर एंटीबायोटिक भी आता है, एंटी फंगल भी आता है, एंटीसेप्टिक भी आता है। तो जो भी चीज़ें हैं ये सारी जो है एंटी माइक्रोबियल के ही पार्ट हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो सारे सूक्ष्म जीवों को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, सबको मारने का कार्य क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल। इन सब का जो है ब्रॉड तरीके से अगर परिभाषित किया जाए तो उसको एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। आगे चलते हैं 55। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ड्रेसर टू डिस्पोज ऑफ मेडिकल वेस्ट। तो यहाँ बात आ रही है मेडिकल वेस्ट की। मेरे ख्याल मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया था तो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बात डाला था कि आपके लिए जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो मतलब चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वही है कि उस उचित निपटान करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों, अस्पताल को साफ़ सुथरा दिखाने के लिए नहीं, साफ़ सुथरा करना किसी और का कार्य है। कीटाणुओं को, संक्रमण को, प्रसार को रोकने के लिए बिल्कुल सही, कि अगर आप उसका सही से निपटान नहीं करेंगे तो कीटाणु और संक्रमण और दूसरों को भी लग सकते हैं, ये फैल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ठीक है, तो माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का उदाहरण कौन सा है, जो अजिथ्रोमाइसिन जो है माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। यदि कोई मरीज एंटीबायोटिक ले रहा है तो उसे गंभीर दस्त का अनुभव होता है तो ड्रेसर को क्या करना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ड्रेसर को कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ड्रेसर को क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आए ना कि मरीज को ये हो रहा है तो ड्रेसर को क्या करना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको दिखेगा डॉक्टर या मेडिकल कार्यकर्ता को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, C आंसर है। पर्यवेक्षक, नर्स या डॉक्टर को उसकी सूचना दें। आगे चलते हैं। फंगल संक्रमणों से लड़ने वाली दवा के लिए सामान्य शब्द क्या है, जो फाइट करते हैं किससे, फंगल इन्फेक्शन से, तो उसको बोला जाता है एंटी फंगल। ठीक है, एंटी फंगल, तो एंटी फंगल ये रहा। एंटी फंगल दवाइयों को किस लिए यूज़ करते हैं, किसी की फंगस इन्फेक्शन के लिए। आगे चलते हैं। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का कौन सा एक सामान्य दुष्प्रभाव है जो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। होता क्या है साथियों, जब कीमोथेरेपी चल रही होती है तो मरीज को जो है वॉमिटिंग होता है। ठीक है, या फिर वॉमिटिंग करने का मन करता है, तो ये इसका जो है दुष्प्रभाव है। आंसर यही है आपका, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतली और उल्टी। आगे चलते हैं 60वां। when dealing with patient especially those on medication like antibiotic और chemotherapy what is the most important thing for dresser to ensure for safety। तो अगर किसी मरीज को जो है एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी जैसी दवाएं चल रही हों तो सुरक्षा के लिए ड्रेसर को उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या सुनिश्चित करने चाहिए। तो ठीक है, करना क्या चाहिए, आपके हाथ में सिर्फ यही है, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण का सख्ती से पालन करना। तो ये आपको करना है कि उसे संक्रमण न लग जाए, क्योंकि ऐसे पेशेंट को संक्रमण लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दवा
से एलर्जी प्रतिक्रिया का एक लक्षण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, तो एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स इनमें से कौन सा है। तो जब भी किसी को एलर्जी होती है आपको ये ध्यान रखना है कि उसको क्या होता है, अचानक दाने लग हो जाते हैं पूरे शरीर पे, लाल कलर के धब्बे होने लग जाएंगे और अचानक जो है उसमें खुजली भी होगी। ये जो है क्या एलर्जी की निशानी होती है कि वो दवाई ने एलर्जी करी है आपको। अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो ब्रॉड का मतलब जो है ना हिंदी में क्या होता है, बड़ा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता हो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात हो रही है तो बहुत बड़े क्षेत्र की बात हो रही है। इसमें आंसर जो है आपका इट इज़ ओनली वर्क ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, ब्रॉड की बात हो रही है तो छोटी की बात नहीं होगी, तो ये स्पेसिफिक का मतलब छोटा एरिया हो गया। इट वर्क ऑन वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है, वाइड रेंज मतलब विस्तृत श्रृंखला पर काम करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया पे जो है ये कार्य करता है। जो एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया पे कार्य करेगा उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जाता है। 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कीटाणु नहीं है जिसे एंटीबायोटिक्स आमतौर पर लड़ते हैं, ठीक है। तो कौन से कीटाणु नहीं लड़ते, कीटाणु से नहीं लड़ते हैं, कोकी से लड़ते हैं, बेसिली से लड़ते हैं, स्पिरुलिना से लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वायरस से नहीं लड़ते। क्यों, एंटीबायोटिक किस पे कार्य करता है आपको पता है, एंटीबायोटिक में बी आ रहा है तो ये बैक्टीरिया से लड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और इफ पेशेंट ऑन सल्फा ड्रग्स डेवलप्स अ सीवियर रैश एंड फीवर, व्हाट शुड बी डन, तो क्या करना चाहिए आपको, अगर किसी को सल्फा ड्रग्स चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए उसमें, अगर उसको जो है रैसेस डेवलप्ड हो गए। फिर इसमें यही आंसर आएगा कि उसको जो है तुरंत जो है डॉक्टर या नर्स को जो है सूचित करना चाहिए, उन्हें दवा जारी रखने के लिए कहें, कर्मचारियों को सूचित करें, या एक गंभीर प्रक्रिया हो सकती है, तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न ऑफ सम कैंसर पेशेंट फील वेरी टायर्ड ड्यूरिंग केमोथेरेपी। अच्छा, कैंसर के कुछ मरीजों को कीमोथेरेपी के दौरान बहुत थकान महसूस होने की प्राथमिक कारण क्या है। होता क्या साथियों, जब कीमोथेरेपी चल रही होती ना किसी को, तो वो क्या करता है, शरीर को जलाता है, मैं ऊपर वर्ड यूज़ करता हूँ, जलाता कैसे है, तो वो ना क्या करता है, सेल को बर्न करने का काम करता है ना, सेल को रोकता है, खत्म करने का, नष्ट करने का कार्य करता है। तो जब कीमोथेरेपी सेल, वैसे कैंसरस सेल को जब नष्ट कर रहा होता है तो कुछ जो हेल्थी सेल होते हैं ना वो भी नष्ट हो जाते हैं, तो जिससे लोगों को जो मतलब इम्यूनी पावर भी डाउन हो जाती है, बीमारी रखने की मतलब ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो बॉडी में जो है वेट कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, इसका आंसर देखते हैं बी, मेडिसिन इफेक्ट हेल्थी सेल्स अलॉन्ग विद कैंसर सेल, दवाई कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाओं को भी प्रभावित करते हैं। व्हाट टर्म रेफर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज, तो वह सब क्या है जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया को संदर्भित करते हैं, ठीक है। तो पैथोजोन्स जो है किसको संदर्भित करते हैं, बैक्टीरिया को दूसरे वर्ड में पैथोजोन्स भी बोल सकते हैं, पैथोजन्स, सॉरी। आगे चलते हैं। गंभीर संक्रमणों में एंटीबायोटिक देने का एक सामान्य तरीका क्या है जिसे सीधे नस में दिया जाता है, तो सीधे नस में कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, इंट्रावेनस जो होती है उसको सीधे नस में दिया जाता है, तो इंट्रावेनस ये रहा सी, इसको हिंदी में बोलते हैं अंसिरा, वेन में जो दी जाती है, वेन मतलब नस में जो दी जाती है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करें, वीडियो बूस्ट होने में इसमें मदद मिलती है। आगे चलते हैं। यदि ड्रेसर को मरीज के बिस्तर के पास बिना लेवल वाली दवाओं की बोतल मिलती है तो उसे क्या करना चाहिए। अगर इसमें ऑप्शन जैसे थ्रो इट अवे, इसे फेंक दें, बिल्कुल उसे, वैसे तो सही तरीका यही उसे फेंक दें, लेकिन सिर्फ ऐसे फेंक दें वाला आंसर सही नहीं होगा। अगर इसमें होता है मेडिकल वेस्ट के हिसाब से उसे डिस्कार्ड कर दें, उसे फेंक दें, तब तो ये आंसर सही होगा। नहीं तो इसके बाद देखते हैं कि क्या पता किसी ने दवाई बनाई हो तो उनको सूचित करें। तो इसमें आंसर क्या दिख रहा है आपको कि गिव इट टू द पेशेंट, नहीं, गलत बात है। रिपोर्ट टू द नर्स और डॉक्टर इमीडिएटली, बिल्कुल उनसे पूछना चाहिए कि ये दवाई किसकी है, क्या है, इस पर मार्क कर दें। दवाई को हमेशा जो है लेवल कर करके रखा जाता है। आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक सामान्य सर्दी के खिलाफ प्रभावी क्यों नहीं है। अच्छा, एंटीबायोटिक क्यों प्रभावी नहीं है, तो इसका आंसर जो है क्योंकि सामान्य सर्दी वायरस के कारण होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक में बी वर्ड जो आ रहा है इसका मतलब वो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो है, जो किसी को जो नॉर्मल सर्दी जो लगती है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि वायरस की वजह से लगती है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। आगे चलते हैं। तपेदिक टीबी का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। और एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है तो इसके एक क्वेश्चन और बनता है कि टीबी जो है बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है या वायरस से, तो आपको ये पता होना चाहिए, बैक्टीरिया से। आगे चलते हैं। इंग्लिश व्हाट इज़ की प्रिंसिपल व्हेन अप्लाइंग टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम टू वुंड, तो घाव पर सामयिक एंटीबायोटिक क्रीम लगाते समय एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो इसमें जो है यूज़ स्टाइल ग्लव्स एंड प्रॉपर टेक्निक, जो आपका बांझ दस्ताने का मतलब स्टाइल दस्ताने होता है, अभी पता चला है मुझे, और उचित तकनीक का उपयोग करें। आगे चलते हैं। दवाओं का कौन सा वर्ग मूत्रपथ के संक्रमण यूटीआई के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कौन सा, एंटीबायोटिक या सल्फा ड्रग्स।
हालांकि अगर इसमें एंटीबायोटिक ऑप्शन में नहीं होता, सल्फर ड्रग्स यूज़ करते हैं, कि इसमें यूटीआई में मोस्टली जो है एंटीबायोटिक भी यूज़ नहीं करते, सल्फर ड्रग्स जो है यूज़ होता है। आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक जब बढ़ जाता है ना काफ़ी संक्रमण, तब एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। यदि एंटीबायोटिक पर कोई मरीज गंभीर पेट दर्द की शिकायत करता है तो ड्रेसर को क्या करना चाहिए? अगेन वही क्वेश्चन है कि उसे तुरंत भोजन दे? नहीं। नर्स को लक्षण की सूचना दे? बिल्कुल सही बात है। उन्हें उसे अनदेखा करने के लिए कहे? नहीं। उन्हें एंटीबायोटिक के अतिरिक्त एक्स्ट्रा डोज एंटीबायोटिक दे? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बता ही चुका हूँ कि सूचित करना है। वायरस को लक्षित करने वाली दवा के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो वायरस किससे एंटीवायरल दिया जाता है उनको, वायरस के लिए एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं। आगे चलते हैं। कीमोथेरेपी प्राप्त करने वाले मरीज के लिए उनकी कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण प्राथमिक चिंता क्या है? तो क्या होता है? आसानी से संक्रमण हो जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ प्राइमरली अफेक्टेड बाय यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? तो यूटीआई कौन से पार्ट में होता है पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यूरेथ्रा में होता है, मूत्र मार्ग में, ठीक है। उसी के थ्रू ये आगे ब्लैडर में पहुंच जाता है, और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो किडनी तक पहुंच जाता है। तो यूटीआई जो है कहाँ होता है? यूरिन के रास्ते से स्टार्ट होता है, ब्लैडर तक पहुंचता है, ब्लैडर मतलब मूत्राशय, और फिर गुर्दे तक पहुंच सकता है। यदि कोई डॉक्टर 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक निर्धारित करता है तो मरीज उसे कितने समय तक लेना चाहिए? पूरे 7 दिन उसको लेना चाहिए। नहीं अगर लिया उसने, 2 दिन में वो ठीक हो गया और उसे लगा अब जरूरत नहीं है दवाई की, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। नेक्स्ट टाइम से वो दवाई उसके काम नहीं आने वाली। आगे चलते हैं। संक्रमण की बुनियादी परिभाषा क्या है? तो संक्रमण की बुनियादी परिभाषा जो है, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी, शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से ही क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में जो है गलत है, तभी आपको इन्फेक्शन होगा। अच्छा, दवाओं को संभालते समय निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी प्रथा नहीं है? तो चेक द एक्सपायरी डेट अच्छी प्रथा है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस अच्छी प्रथा है, लीव मेडिसिन बॉटल इन ओपन ये नहीं है, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग ये भी सही है। तो सी इसका आंसर होगा। यदि किसी मरीज को त्वचा का संक्रमण है तो उसे सीधे लगाने के लिए एंटीबायोटिक का कौन सा रूप निर्धारित किया जा सकता है? अच्छा, त्वचा की बात हो रही है तो ऑलरेडी त्वचा के लिए टैबलेट नहीं, इंजेक्शन नहीं, क्रीम या मरहम, तो इसमें ऑर्नामेंट्स आएगा। सामान्य तौर पर किसी भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रक्षा करना। बताया था ना, लड़ाकू होते हैं ये, हमारे शरीर के अगेंस्ट जो भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उसके अगेंस्ट हम हमारे शरीर को सपोर्ट करना, उनसे लड़ना। रसायनों का उपयोग करके किसी बीमारी या स्थिति का इलाज करना, उसको कीमोथेरेपेटिक एजेंट बोलते हैं। अच्छा, किस प्रकार की दवा सामान्य सर्दी और फ्लू के खिलाफ अप्रभावी होने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? तो किसके लिए? एंटीबायोटिक। किसी प्रकार की दवा सामान्य सर्दी और फ्लू के खिलाफ अप्रभावी का मतलब है इनइफेक्टिव हो जाती है। अगर आपको बताया ना, अगर वायरस से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो एंटीबायोटिक कोई वर्क नहीं करेगा उसमें, ठीक है। तो एंटीबायोटिक कहाँ बेकार हो जाती है? जहाँ पे वायरस से रिलेटेड हो। और सर्दी और फ्लू जो है ये क्या है? वायरस से होने वाले इन्फेक्शन है। आगे चलते हैं। यदि किसी मरीज को गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है तो सामान्य एंटीबायोटिक पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो डॉक्टर क्या विचार कर सकता है? तो क्या विचार करेगा? एंटीबायोटिक चेंज करेगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देगा जो ऊपर मैंने बताया है। तो क्या करेगा? चेंजिंग टू डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, तो एक अलग मजबूत एंटीबायोटिक में बदलेगा उसको, डॉक्टर करेगा ये। अगर आपसे पूछता क्या करोगे आप, तो आपको कहना है डॉक्टर को सूचित करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़? बता चुका हूँ, प्रतिरोधी बैक्टीरिया का विकास कर देगा ये, ठीक है, और दवाई आप पे असर नहीं करने लग जाएगी वो। आगे चलते हैं। कैंसर के मरीज की सहायता करते समय उसकी देखभाल का कौन सा पहलू उसकी कीमोथेरेपी से सबसे सीधे प्रभावित होती है? तो क्या? सख्त संक्रमण नियंत्रण की उनकी आवश्यकता, देयर नीड ऑफ स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन लगने के चांसेस उनको ज़्यादा होते हैं तो कंट्रोल करना चाहिए उसको। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण यह संकेत दे सकता है कि मरीज को सल्फा दवा से एलर्जी प्रतिक्रिया हो रही है? बता चुका हूँ, पित्ती उछलना, खुजली वाले लाल दाने मतलब कि ईचिंग, और पूरे शरीर पे दाने निकलना इस टाइप से। यदि एंटीबायोटिक पर कोई मरीज खुराक लेने के तुरंत बाद उल्टी करता है तो ड्रेसर को क्या करना चाहिए? तो ड्रेसर को क्या करना चाहिए? वही है, नर्स और डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन का कार्य आपका है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्यूमर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैंसर? तो कैंसर के संदर्भ में ट्यूमर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, टू रिप्रेजेंट एन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल। तो जब सेल जो है एबनॉर्मल सेल, कैंसरस सेल की बात नहीं करते हैं अभी, कोई भी सेल जब अधिक मात्रा में बढ़ने लग जाती है, जितना बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा जब बढ़ने जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो उससे ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है। फिर उसकी जांच के बाद जो है पता चलता है कि ये नॉर्मल है या फिर
क्या नाम है, कैंसरस सेल है। आगे चलते हैं। किस प्रकार की दवा बैक्टीरिया को मारने, उसकी वृद्धि को धीमा करने के लिए दी जाती है, लेकिन आमतौर पर फंगल संक्रमणों के लिए उपयोग नहीं की जाती है? तो किस प्रकार की दवा? एंटीबायोटिक, ठीक है, फंगल में यूज़ नहीं होता वो, ठीक है। देख लेना इंग्लिश में, विच टाइप ऑफ मेडिसिन गिव टू किल और स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए क्या एंटीबायोटिक ही यूज़ करते हैं, बट नॉट इन टिपिकल यूज़ ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन में एंटी फंगल दवाइयाँ यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ड्रेसर टू वॉश देयर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग पेशेंट ड्रेसिंग, स्पेशली पेशेंट इज़ ऑन एंटीबायोटिक। तो क्यों ज़रूरी है ड्रेसर के लिए कि हाथ मतलब लगाने से पहले भी हाथ धोना और ड्रेसिंग के बाद भी हाथ धोना, खास करके उन पेशेंट को जिनका एंटीबायोटिक चल रहा हो, तो कीटाणु के प्रसार को रोकने के लिए, मरीज को नए संक्रमण से बचाने के लिए। आगे चलते हैं। द टर्म पायरेटिक रेफर्स टू ड्रग दैट, ज्वार नाशक शब्द एक ऐसी दवा को संदर्भित करता है, ठीक है। एंटीपायरेटिक दवाई कौन सी होती है? ज्वार नाशक होती है वो, तो बुखार को कम करने के लिए। जैसे हमारा पीसीएम जो है, क्या है, पीसीएम एंटीपायरेटिक है। तो अब इसको याद कैसे रखा? एंटीपायरेटिक में यहाँ पी आ रहा है और पीसीएम में भी पी आ रहा है, तो एंटीपायरेटिक दवाइयाँ पैरासीटामोल जो बुखार को कम करती है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन वुड नॉट बी ट्रीटेड विथ एन एंटीबायोटिक? तो जो है एंटीबायोटिक से कौन सी जो है इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया जा सकता? स्टेप थ्रोट, मूत्रपथ का संक्रमण, इसमें भी एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। गले के इन्फेक्शन में भी दिया जा सकता है। चिकन पॉक्स में नहीं दिया जा सकता, निमोनिया में दिया जा सकता है। तो चिकन पॉक्स जो है वायरस से होता है, इसलिए जो है एंटीबायोटिक यहाँ कार्य नहीं करेगा। इसके बाद आंत में सामान्य बैक्टीरिया पर कुछ एंटीबायोटिक का संभावित दुष्प्रभाव क्या है? तो आंत में इंग्लिश में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक ऑन नॉर्मल बैक्टीरिया इन गट, ठीक है। तो इसका आंसर है दे कैन किल गुड बैक्टीरिया लीडिंग टू डाइजेस्टिव अपसेट। होता क्या, जब आंत में कोई बैक्टीरिया आपके पहुंच जाता है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया को ख़त्म तो करेगा, लेकिन हमारी बॉडी में ना कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उसको भी वो ख़त्म कर देगा, जिससे कि आपको पचाने की शक्ति कम हो सकती है, खाना पचाने में दिक्कत आ सकती है। यदि कोई मरीज अपने इलाज के हिस्से के रूप में कीमो का उल्लेख करता है, तो उसका सबसे अधिक संभावना क्या है? तो उसकी अधिक संभावना ये है कि उसको कैंसर है, तभी तो उसको कीमोथेरेपी दी जा रही है, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। कुछ दवाओं को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्यों कहा जाता है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैक्टीरिया की एक विस्तृत विविधता को लक्षित करते हैं। बिकॉज दे टारगेट वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारी वेराइटी बैक्टीरिया की होती है, उनसे वो लड़ सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिकेशन अडेरेंस? दवा पालन क्या क्या अर्थ है? तो टेकिंग मेडिसिन एग्जैक्टली एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, डॉक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार दवा लेना ही क्या है? मेडिकेशन अडेरेंस है। और ऐसा ही करना चाहिए, जितना दवाई डॉक्टर ने लेने के लिए बोला है, वो कोर्स से पहले दवाई को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, लक्षणों में सुधार होने पर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करने की प्राथमिक लाभ क्या है? क्या होता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बैक्टीरिया मारे गए और प्रतिरोध को रोक लिया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दवा के लिए एक बहुत गंभीर जानलेवा एलर्जी प्रक्रिया है, जिसमें तत्काल चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन टू ड्रग रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकेशन? तो दवाओं से वो कौन सा एलर्जिक है जिससे कि जिंदगी भी जा सकती है, जान भी खतरे में आ सकती है? तो क्या है कि इसका है एनाफिलेक्सिस, गंभीर सूजन और सांस लेने में कठिनाई। जब कोई दवाई लेने से सूजन आ जाती है, या क्या होता है गले के अंदर भी जो है सूजन आ जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? एनाफिलेक्सिस बोलते हैं। और ये बिल्कुल ही प्राण लेने योग्य जो है एक तरीके से साइड इफेक्ट है। आगे चलते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है ये क्वेश्चन खास करके कैसे लगे आपको कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स पे। तो इससे क्या होगा कि मैं जो है और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन रखने का प्रयास करूंगा। और ये क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डीप जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट का जो है बेसिक पता होना चाहिए। तो होगा क्या कि क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा ये लोग डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसा सिलेबस इन्होंने दिया है उसी हिसाब से इनको जो है एग्ज़ाम बनाने के लिए ये लोग बाध्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। सल्फर ड्रग्स की प्राथमिक क्रिया क्या है? तो रक्त शर्करा बढ़ाना? नहीं। बैक्टीरिया की वृद्धि को मारना या रोकना? बिल्कुल सही बात है। नसों को शांत करना? नहीं। हड्डियों को मजबूत करना? नहीं। आगे चलते हैं। एज अ ड्रेसर वाई इज़ हैविंग बेसिक नॉलेज अबाउट दिस मेडिसिन इंपॉर्टेंट? तो एक ड्रेसर के रूप में इन दवाओं के बारे में बुनियादी ज्ञान रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो कौन सी दवाओं, जो ऊपर जितनी भी दवाओं का जिक्र हुआ है,
तो पहले ही बता चुका हूँ कि मरीज़ की ज़रूरतों को समझने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और चिकित्सा कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से सहायता करने, ठीक है? कम्युनिकेशंस के लिए चिकित्सक के साथ, नर्सेज़ के साथ और भी अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के साथ आपको इन दवाओं के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। अच्छा साथियों, ये 100 क्वेश्चन जो थे, ये इस टॉपिक पे थे, कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपेटिक एजेंट, सल्फ़ा ड्रग्स के बारे में थे। तो आपको अगर लगता है कि इस पे और क्वेश्चन अभी बनाने हैं, मेरे हिसाब से लगभग जो है बेसिक्स जो है हम कवर कर चुके। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अब नेक्स्ट टॉपिक हमें लेना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से जो है कुछ और सर और 100 क्वेश्चंस का लाना चाहिए सेट, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप जिस तरीके से चाहेंगे वैसे ही होगा। मेरे हिसाब से टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर अब 100 क्वेश्चन और बनेंगे तो थोड़ा सा जो है टॉपिक को और जो है हम डीप में लेकर के जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।